सभी साथियों का आरएसडी कोचिंग क्लासेज में स्वागत है। हम पढ़ रहे थे आधुनिक इतिहास और हमने पढ़ा था पुन्ना समझौता, सांप्रदायिक पंचाट और गोलमेज सम्मेलन। एक बार रिवीजन करवा देता हूँ। गोलमेज सम्मेलन 3 होते हैं, 1930, 1931, 1932। तीनों के तीनों लंदन में हुए, सेंट जेम्स पैलेस हॉल लंदन। तीनों के तीनों सम्मेलन असफल रहे। गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस सिर्फ दूसरे सम्मेलन में भाग लेती है और कांग्रेस की ओर से जाता है गांधी एसएस राजपुताना जहाज से लंदन गए थे। वहां पर ही फ्रैंक मॉरिस ने गांधी को अर्धनंगा फकीर कहा था। तीनों असफल रहे। फिर ब्रिटेन का प्रधानमंत्री है जिसका नाम था रैमजे मैकडोनाल्ड, और रैमजे मैकडोनाल्ड ने 16 अगस्त 1932 को एक घोषणा की, एक पंचाट जारी किया जिसके तहत मुसलमानों की भांति दलितों को भी पृथक निर्वाचन प्रणाली प्रदान कर दी गई। दलितों का नेता अंबेडकर ने स्वीकार कर लिया। इसके विरोध में गांधी ने 20 सितंबर को पुणे की यरवदा जेल में ही अनशन की घोषणा कर दी कि मैं अनशन करूंगा। फिर कस्तूरबा गांधी का बेटा मणिलाल अंबेडकर को मनाता है। अंबेडकर नहीं मानता तो 4 बड़े नेता जाते हैं, मदन मोहन मालवीय, सी राजगोपालाचारी, राजेंद्र प्रसाद, पुरुषोत्तम दास टंडन। इनके प्रयासों से अंबेडकर को मना लिया जाता है और गांधी और अंबेडकर के मध्य पुन्ना में 26 सितंबर 1932 को एक समझौता हुआ जिसे पुन्ना समझौता कहते हैं। इस समझौते के तहत दलितों को दी गई पृथक निर्वाचन व्यवस्था समाप्त कर दी गई। दलितों को केंद्रीय विधानमंडल में सीटें जो 71 से बढ़ाकर 148 कर दी गई और केंद्रीय विधानमंडल में दलितों को 18% सीटें आरक्षित कर दी गई। गांधी ने दलितों को हरिजन नाम दिया। गांधी ने हरिजन समाचार पत्र शुरू किया। गांधी ने अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना की और गांधी ने अपना संपूर्ण जीवन हरिजनों के उत्थान के लिए लगा दिया। यह चीज पढ़ी थी हमने पुन्ना समझौता तक। अब पढ़ेंगे हम 1935 का भारत शासन अधिनियम। देखो भाई, 1935 का भारत शासन अधिनियम, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का भारत शासन अधिनियम। पहली बात तो यही है कि ये अधिनियम बुलाया क्यों गया, मतलब ये अधिनियम क्यों पेश किया गया। अधिनियम मतलब कानूनी होते हैं। तो याद करो, भारत में आया था साइमन कमीशन, आया था साइमन कमीशन। साइमन कमीशन के विरोध में हमने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की, कौन सी? नेहरू रिपोर्ट की थी ना भाई। उसके बाद देखो, साइमन कमीशन पर विचार करने के लिए हमने कौन सा सम्मेलन बुलाया? गोलमेज सम्मेलन। ये ठीक है भाई, हमने बुलाया 3 गोलमेज सम्मेलन। (1935) का जो अधिनियम है क्यों बनाया गया? तो साइमन कमीशन की रिपोर्ट और तीनों गोलमेज सम्मेलनों की रिपोर्ट पर चर्चा की गई। उसके बाद एक श्वेत पत्र जारी किया गया। क्या जारी किया गया? एक श्वेत पत्र जारी किया गया और इस पत्र पर विचार करने के लिए एक समिति बनी। उस समिति का नाम था संयुक्त परवर समिति। संयुक्त परवर समिति। और इस समिति ने अपनी क्या दी? फिर रिपोर्ट। और वो रिपोर्ट दी, वो हमने कहां पर पेश की? ब्रिटिश संसद में पेश की। मतलब ब्रिटेन गवर्नमेंट ही तो करती है। और ब्रिटिश संसद ने जो कानून बनाया, और वो जो कानून या अधिनियम है वो अधिनियम में कौन सा है? 1935 का अधिनियम है। ये समझने के लिए था कि 1935 का अधिनियम क्यों आया। तो साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर चर्चा की गई। उसके बाद 3 गोलमेज सम्मेलन बुलाए। उनमें जो भी बात हुई कि भारत को क्या करना चाहिए, कैसे सुधार करने चाहिए, भारत में क्या नई नई चीज बनानी चाहिए, आजाद करें कि नहीं करें, पावर किसको दें, शक्तियां किसको दें, इन सब पर विचार करने के लिए एक श्वेत पत्र जारी किया गया। उस श्वेत पत्र पर संयुक्त परवर समिति का गठन किया गया। उस समिति ने एक रिपोर्ट पेश की। रिपोर्ट ब्रिटिश संसद में पेश की गई और उस संसद ने उस रिपोर्ट पर जो कानून बनाए वो क्या कहलाते हैं? 1935 का अधिनियम कहलाता है। ठीक है भाई, इस अधिनियम की क्या क्या बातें थी देखो। अगर मैं बात करूं, इस अधिनियम की पहली बात थी ब्रिटिश प्रांत और देशी रियासत। साइमन कमीशन में भी यही थी।
ब्रिटिश प्रांत और देशी रियासत को मिलाकर क्या बनाया जाए? अखिल भारतीय संघ बनाया जाए। अखिल भारतीय संघ बनाया जाए। ये वाली बात है पूरी की पूरी कि जो भारत में प्रांत अलग है, रियासत अलग है, इन दोनों को मिलाओ और भारत एक करो, उसका नाम होगा अखिल भारतीय संघ। दूसरी बात उन साइमन कमीशन नेहरू रिपोर्ट की थी, भारत में संघात्मक सरकार या व्यवस्था शुरू की जाए। इसमें भी यही है, भारत में संघात्मक सरकार बनाई जाए। ये वाली बात कही गई कि राज्य अलग हैं, ये अलग हैं, ना ना, एक काम करो, प्रांतों को भी अधिकार दो और केंद्र को भी अधिकार दो, संघात्मक सरकार बनाओ। अगली बात इसमें कही गई, बर्मा को भारत से क्या कर दो? बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। बर्मा को भारत से अलग कर दिया। कौन सा प्रांत अलग बनेगा? सिंध प्रांत। कौन सा अलग बनेगा भाई? 3 नए प्रांत बनाए गए, सिंध, उड़ीसा, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत। सीमा प्रांत नए राज्य बनाए गए। ये 1935 की बातें हैं। पहली बात है कि भारत को रियासत भी मिलाओ, प्रांत भी मिलाओ और अखिल भारतीय संघ एक ही बनाओ। अगली बात, भारत में संघात्मक सरकार बनाओ, मतलब अधिकार दो आप लोग। अगली बात, बर्मा को भारत से अलग कर दिया जाए, सिंध को नया प्रांत बनाया जाए। सिंध है वो बंबई से अलग किया गया, उत्तर प्रदेश से उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत अलग किया गया और बंगाल से उड़ीसा प्रांत अलग किया गया। आप थोड़ा सिंध सिंध पढ़ लेना कि सिंध को नया प्रांत कब बनाया? 1935 के अधिनियम के तहत। भारत से बर्मा कब अलग हुआ? 1935 के अधिनियम के तहत। और देखो भाई, प्रांतों में क्या लागू था? द्वैध शासन। तो प्रांतों में लागू द्वैध शासन समाप्त किया जाए। ये प्रश्न आते हैं कि बताओ प्रांतों में द्वैध शासन कब लागू किया गया? 1919 के अधिनियम के तहत। समाप्त कब किया गया? 1935 के अधिनियम के तहत। द्वैध शासन का मतलब होता है दोहरा शासन। विषयों को 2 भागों में बांट दिया, आरक्षित विषय, हस्तांतरित विषय। किसी पर गवर्नर जनरल शासन करेगा, किसी पर उनकी कार्यकारी परिषद कानून बनाएगी। भारतीयों को पिसना था, तो दोहरा शासन था। इसको क्या कर दिया जाए? समाप्त कर देंगे तो क्या करेंगे? स्वायत्तता। याद करो, प्रांतों को स्वायत्तता, ऑटोनॉमी प्रदान की जाए। इसका मतलब यह है प्रांतों को सरकार बनाने का अधिकार दिया जाए। क्या देंगे भाई? प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की जाए। अगर यूं कहे तो प्रांतों को शासन प्रबंधन का अधिकार दिया जाए। प्रांतों को शासन प्रबंधन का अधिकार दिया जाए। प्रांतों को शासन प्रबंधन का अधिकार दिया जाए, मतलब प्रांतों में भारतीयों को सरकार बनाने की इजाजत दी जाए कि प्रांत में सारे के सारे भारत हैं वो अपनी अपनी सरकार बना सकते हैं, व्यवस्था कर सकते हैं, सरकार बना सकते हैं, जो भी हो। और क्या कर दिया? जब प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त कर रहे हो तो केंद्र में द्वैध शासन लागू कर दो। इस अधिनियम के तहत केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया। अलग अलग प्रश्न है। प्रांतों में कब लागू किया? 1919। प्रांतों में समाप्त हुआ 1935। केंद्र में लागू हुआ 1935। हालांकि ये लागू हो नहीं पाया, परंतु प्रावधान तो कर दिया 1935 में। अच्छा, जितने भी विषय हैं उन विषयों को या विषयों के आधार पर शक्तियों का विभाजन किया जाए। किसका विभाजन किया जाए? देखो मैं बताऊं, विषयों के आधार पर, विषयों के आधार पर शक्तियों का, या बोलते हो सूचियों का बंटवारा किया जाए।
विषयों के आधार पर शक्तियों का या सूचियों का बंटवारा किया जाए। देखो मैं बताऊं कौन कौन से हैं। आपने पढ़ा होगा संघ सूची, राज्य सूची, उस समय बोलते थे प्रांतीय सूची, और तीसरी कौन सी है? समवर्ती सूची। समवर्ती सूची। संघ सूची में जितने भी विषय हैं उस पर कानून बनाएगी केंद्र सरकार। प्रांत में जितने भी विषय हैं उस पर कानून बनाएंगे प्रांत, वर्तमान में राज्य बोलते हैं तो राज्य। समवर्ती सूची में जो भी विषय उस पर कानून कौन बनाएगी? केंद्र और प्रांत दोनों। अगर मतभेद हो जाए तो केंद्र। जैसे मैं बात करूं, शिक्षा है, वन है, ये सब किस में आते हैं? समवर्ती में। जैसे पुलिस है, स्थानीय स्वशासन है, राज्य में। जैसे रेल है, डाक है, ये सब किस में आते हैं? वित्त है, रेल, डाक, ये सब संघ सूची में आते हैं। उस समय विषयों के आधार पर इनका बंटवारा कर दिया, और उस समय संघ सूची में विषय हुआ करते थे आपके 59। कितने थे भाई? और प्रांतीय सूची में विषय थे 54, और समवर्ती सूची में कितने विषय थे? 36। वर्तमान में बताओ, वर्तमान में ये सूचियां किस अनुसूची में है? अनुसूची कितनी है? 12। पहले कितनी थी? 8। ये चीज किस में है? 7वीं में। सही है। 7वीं में संघ सूची में विषय है 100, प्रांतीय सूची में है 61, और समवर्ती सूची में है 52। ऐसे विषय जो इन तीनों में नहीं है और भविष्य में आएंगे उनको बोलते हैं अवशिष्ट शक्तियां। क्या बोलते हैं? अवशिष्ट शक्तियों पर कानून बनाने का अधिकार अवशिष्ट शक्तियों पर कानून बनाने का अधिकार गवर्नर जनरल को दिया गया। किसको दिया गया भाई? गवर्नर जनरल को दिया गया। समझो क्या होती हैं अवशिष्ट शक्तियां, क्या होती हैं। जैसे भारत आजाद हुआ 1950 में। जब 1950 में भारत आजाद हुआ तो क्या उस समय भारत में 1950 में संविधान लागू हुआ? एक ही बात है, संविधान की बात करते हैं। आजाद तो 47 में हुआ है। देश संविधान के अनुसार चलेगा। तो क्या उस समय देश में कंप्यूटर था? नहीं था। इंटरनेट था? कोई इंटरनेट, कंप्यूटर, साइबर, डिजिटल कुछ नहीं था ना। भारत में कंप्यूटर क्रांति का जनक बोलते हैं राजीव गांधी, जो 1984 से 89 तक भारत का प्रधानमंत्री रहेगा। जब भारत में कंप्यूटर नया आया, इंटरनेट नया आया, साइबर, डिजिटल, ये सारी चीज नई शुरू की, तो नया विषय, ऐसा विषय है तो इस पर कानून कौन बनाएगा? इसको बोलते हैं अवशिष्ट शक्तियां। तो वर्तमान में ऐसा विषय जो नहीं है, भविष्य में आएगा। अवशिष्ट शक्तियों पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र के पास है। किसके पास है? इस समय भारत का सबसे बड़ा अधिकारी था गवर्नर जनरल। कौन था? तो अवशिष्ट शक्तियों पर कानून बनाने का अधिकार किसको दिया गया? गवर्नर जनरल को दिया गया। गवर्नर जनरल को एक और अधिकार दे दिया, यानी वाइसराय बोलते हैं, विटो और अध्यादेश जारी करने का अधिकार दे दिया। किसका अधिकार दे दिया भाई? या मैं लिख देता हूं वाइसराय। वाइसराय को विटो तथा अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया। जारी करने का अधिकार दिया गया। बताओ भाई, वर्तमान में भारत में विटो का अधिकार किसके पास है? राष्ट्रपति के पास। किस अनुच्छेद में है? 111। किस में है? कितने प्रकार की विटो है? 3 प्रकार की। पहली है अत्यांतित विटो या निरपेक्ष विटो या एब्सोल्यूट विटो। इसमें जब कोई भी विधेयक संसद द्वारा पारित होकर राष्ट्रपति के पास आता है तो राष्ट्रपति इस विधेयक पर अनुमति नहीं देता। दूसरा आता है निलंबकारी विटो या सस्पेंसरी विटो। जब कोई भी विधेयक राष्ट्रपति के पास संसद द्वारा पारित होकर अनुमति के लिए आता है तो राष्ट्रपति उस विधेयक को एक बार संसद में पुनः विचार के लिए भेज सकता है, लेकिन धन विधेयक के संदर्भ में राष्ट्रपति इस विटो का प्रयोग नहीं कर सकता और संसद द्वारा वापस पारित करने पर राष्ट्रपति अनुमति देने के लिए बाध्यकारी है। तीसरी है पॉकेट विटो या जेबी विटो। जब राष्ट्रपति किसी भी विधेयक को न तो अनुमति देता, न मना करता, न हाँ भरता, बल्कि उसे अनिश्चित काल के लिए लंबित कर देता है, मतलब उस चिट्ठी को अपने टेबल की दराज में रख लेता है ना। मतलब उस विधेयक को थोड़ा विलंब कर दिया, देरी से कर दिया,
इसको बोलते हैं पॉकेट विटो, मतलब पॉकेट में डाल लिया। इस विट्टो का प्रयोग एक ही बार किया। 1986 में भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक में तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने इस विट्टो का प्रयोग किया है। आर्टिकल 111 में विट्टो का अधिकार है। फिर दूसरा शब्द है अध्यादेश। कौन सा भाई? अध्यादेश कौन जारी करता है वर्तमान में? राष्ट्रपति। राज्य में कौन करेगा? राज्यपाल। आर्टिकल 123 के तहत राष्ट्रपति, आर्टिकल 213 के तहत राज्यपाल जारी करेगा। इसमें क्या है? जब संसद की कार्रवाई नहीं चल रही हो और देश के लिए कानून बनाना जरूरी हो तो राष्ट्रपति एक अध्यादेश जारी करता है, वह होता है अस्थायी कानून। क्या होता है? अस्थायी कानून। कितने दिन तक लागू रहेगा? 6 माह तक। कितने दिन तक भाई? जब संसद 70 में आएगी, अगर संसद का 70 चालू होगा और इस अध्यादेश की पुष्टि कर देती है, इसे पारित कर देता है, तो यह कानून बन जाएगा। अगर अनुपारित नहीं किया तो 6 महीने बाद क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। तो प्रश्न पूछते हैं, अध्यादेश राष्ट्रपति जारी करेगा, 123 के तहत जारी करेगा, अस्थायी कानून होता है, 6 माह तक लागू रहता है। राज्य की बात करें तो राज्यपाल जारी करेगा, अनुच्छेद 213 के तहत जारी करेगा, अस्थायी कानून होता है, 6 माह तक जारी रहेगा। अगर पारित कर दिया तो कानून और नहीं किया तो 6 महीने बाद समाप्त हो जाएगा। तो वर्तमान में देखो, संघ सूची 59 विषय थे उस समय, प्रांतीय सूची में 54 विषय हैं, समवर्ती सूची में 36 विषय हैं। अवशिष्ट शक्तियों पर कानून बनाने का अधिकार गवर्नर जनरल को दिया, वर्तमान में केंद्र के पास है, और अवशिष्ट शक्तियों का उल्लेख अनुच्छेद 248 में किया गया है। वायसराय को विट्टो और अध्यादेश का अधिकार दिया गया, वर्तमान में राष्ट्रपति के पास है। ठीक है भाई। उसके बाद देखो, दलितों को पृथक निर्वाचन प्रदान किया जाए। अभी मैंने बात पढ़ाई थी, पुन्ना समझौता पढ़ाई थी भाई। दलितों को पृथक निर्वाचन प्रदान किया जाए। देखो इसमें क्या है, इस अधिनियम में जैसे मुसलमानों को अनुमति दे रखी है, उसी प्रकार अंबेडकर ने वो पुनः समझौता हुआ, गांधी ने मना कर दिया। इस अधिनियम में दोबारा कहा गया है कि दलितों को भी पृथक निर्वाचन प्रणाली प्रदान की जाए, ये वाली बात कही गई। हालांकि दी नहीं गई, लेकिन कह तो दी। अगली बात देखो, 11 प्रांत है। कितने प्रांत हैं? 11 प्रांतों में से 6 प्रांतों में द्विसदनात्मक व्यवस्था शुरू की गई। जैसे भारत के प्रत्येक राज्य में आपको विधानसभा देखने को मिलती है, राजस्थान है, हरियाणा है कि नहीं? लेकिन भारत के 6 ऐसे राज्य हैं जिसमें द्विसदनात्मक व्यवस्था है। एक तो होता है विधानसभा। देखो द्विसदनात्मक क्या होता है? द्विसदनात्मक व्यवस्था क्या होती है? इसमें वर्तमान में 2 सदन है। एक तो होगी आपकी विधान और एक होगी आपकी विधान परिषद। यही तो है। जिस भी राज्य में केवल विधानसभा है उसको बोलते हैं एक सदनीय विधानमंडल, कि भाई एक सदन है। जैसे हरियाणा, जैसे राजस्थान, ये जैसे गुजरात, जैसे आपका पंजाब है ना, बहुत सारे ऐसे राज्य जिसमें विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है, उसको बोलते हैं द्विसदनात्मक व्यवस्था। और ऐसे कितने राज्य हैं? 6 राज्य हैं। देखो कौन कौन से हैं? आपने नाम पढ़ा होगा, यूपी पढ़ा भाई, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और आपका तेलंगाना। इन 6 राज्यों में विधानसभा विधान परिषद दोनों है। पहले 7 में थी, जम्मू कश्मीर में भी था। पहले कहां पर था? जम्मू कश्मीर। लेकिन 2019 के बाद जम्मू कश्मीर को जब केंद्र शासित प्रदेश बना दिया तो वहां की विधान परिषद क्या हो गई? समाप्त हो गई। तो इसमें क्या व्यवस्था की गई कि ब्रिटिश भारत में कितने प्रांत हैं? 11। कितने प्रांत है भाई? 11 प्रांत हैं। और 11 प्रांतों में से कितने प्रांतों में? 6 प्रांतों में द्विसदनात्मक व्यवस्था शुरू की गई। 6 प्रांत कौन कौन से हैं? देखो, अंग्रेजों की 3 प्रेसिडेंसी, एक तो बॉम्बे, एक बंगाल और एक मद्रास, 3 ही तो है। उसके बाद यूपी, बिहार और आपकी
असम, यूपी, बिहार और असम, ये प्रांत है। 11 प्रांतों में से 6 प्रांतों में द्विसदनात्मक व्यवस्था शुरू की गई इस अधिनियम के तहत। अगला पॉइंट क्या है, इसमें यह कहा गया कि जैसे भारत है और भारत है तो इसकी मुद्रा, पैसा जो भी है, इस साख पर नियंत्रण करने के लिए एक बैंक होना चाहिए। तो इस अधिनियम के तहत देश की मुद्रा पर नियंत्रण करने के लिए, मुद्रा पर नियंत्रण करने के लिए किसका भाई, आरबीआई का गठन किया गया। प्रश्न आते हैं, भारत में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? हम पढ़ते हैं आरबीआई एक्ट 1934 या 1935 के अधिनियम के तहत आरबीआई का गठन किया गया, जो 1 अप्रैल 1935 को कलकत्ता में शुरू होगा, 5 करोड़ की पूंजी के साथ शुरू होगा। ठीक है भाई। बाद में 1937 में इसका हेडक्वार्टर करते हैं बंबई। कहां करते हैं? पर्सन आएगा आरबीआई का पहला गवर्नर। हाँ भाई, आरबीआई का पहला गवर्नर सर ओसबर्न स्मिथ। कौन बने भाई? सर ओसबर्न स्मिथ बनते हैं। अंग्रेज है, अंग्रेजी बनेगा। लेकिन पहला भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख। कौन बनेगा? वर्तमान में कौन है? शक्तिकांत दास। इससे पहले कौन था? उर्जित पटेल। उससे पहले कौन था? रघुराम राजन। पढ़ लोगे ये सब? ये वाले आपका डॉक्टर मनमोहन सिंह जो पीएम भी रह चुका है और आपका वित्त मंत्री भी रह चुका है, आपका आरबीआई का गवर्नर भी रह चुका है, प्रधानमंत्री आपका मनमोहन सिंह। तो इस अधिनियम के तहत आरबीआई का गठन किया गया और आरबीआई के पहले गवर्नर बने सर ओसबर्न स्मिथ। और देखो भाई, इस अधिनियम के तहत संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। कौन सा भाई? या इसको बोलते हैं फेडरल कोर्ट। न्यायालय की स्थापना की गई। कब की, कहां की गई? कोई पूछे तो दिल्ली में। कहां की गई? और प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन बनता है? प्रथम मुख्य न्यायाधीश, और यह बनेगा आपका सर मॉरिस गवेयर। सर मॉरिस गवेयर बना। जो एलिजा एम्परे है वो देखो अलग है। अगर मैं वो बताऊं कि उस समय 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत भारत में स्थापना होती है 1774 में, और कहां पर होगी? कलकत्ता में। और इस समय जो मुख्य न्यायाधीश था, मुख्य न्यायाधीश वो बनता है आपका एलिजा एम्परे बनता है भाई। भारत में पहली बार सुप्रीम कोर्ट की स्थापना या अपेक्स कोर्ट की स्थापना 1773 के एक्ट के तहत 1774 में कलकत्ता में की गई, जिसमें 1+3 न्यायाधीश थे। एक मुख्य न्यायाधीश जिसका नाम था एलिजा एम्परे, 3 अन्य न्यायाधीश हाइड, चैम्बर्स और लेमेस्टर, ये हुआ करते थे। ये 1773 के एक्ट की बात है। 1935 के एक्ट के तहत दिल्ली में संघीय न्यायालय या फेडरल कोर्ट की स्थापना की गई। 1 अक्टूबर 1937 को शुरू होता है और इसका जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश बना वो कौन बना? सर मॉरिस गवेयर बना भाई। ठीक है, ये दिल्ली में किया गया। उसके बाद देखो, इस अधिनियम में यह कहा गया कि केंद्र में द्विसदनात्मक विधानमंडल का गठन किया जाए। द्विसदनात्मक विधानमंडल का गठन किया जाए। देखो, द्विसदनात्मक विधानमंडल क्या होता है? द्विसदनात्मक विधानमंडल भाई, द्विसदनात्मक का मतलब 2 सदन होंगे। प्रश्न कई बार आता है, भारत में संसदीय शासन प्रणाली द्विसदनात्मक है। द्विसदनात्मक का मतलब 2 सदन, लोकसभा और यहां पर भी वही बात है। यहां पर देखो द्विसदनात्मक मंडल क्या था? एक तो था आपका केंद्रीय विधानसभा। क्या था? केंद्रीय विधानसभा। जैसे वर्तमान में बोलते हो लोकसभा, उस समय केंद्र की बात है ये। एक था आपका राज्य परिषद। क्या था भाई? वर्तमान में आप बोलते हो राज्यसभा। ये वाले प्रावधान था, केंद्र की बात है ये। केंद्रीय विधानसभा में जो आपकी सीट थी वो थी 375। कितनी सीट थी? 375 सीट थी भाई, पूरी की पूरी। 375 जो सीट है वो कैसी थी? देखो,
ब्रिटिश प्रांत और एक आपकी देसी रियासत। भारत में यही तो दो हैं, ब्रिटिश प्रांत और देसी रियासत। जो ब्रिटिश प्रांत से थी वो थी आपकी 250, कितनी भाई 250 सीट, और बच की कितनी 125 सीट, और 125 सीट किनकी थी, देसी रियासत की थी। सही है। उसके बाद राज्य परिषद, राज्य परिषद की जो सीट हैं वो थी आपकी 260, कितनी थी, सेम दो प्रकार के होंगे, एक तो होगा आपका ब्रिटिश प्रांत और एक होगा आपका देसी रियासत। ब्रिटिश प्रांत से जो सीट है वो थी आपकी 156 और देसी रियासत से जो सीट है वो है आपकी 104। ये केंद्र की व्यवस्था की गई थी। 1935 के अधिनियम के तहत केंद्र में द्विसदनात्मक विधानमंडल का गठन किया गया। एक सदन था आपका केंद्रीय विधानसभा जिसमें सीट थी 375, ब्रिटिश प्रांत से 250 और देसी रियासत से 125। एक था आपका राज्य परिषद जिसमें सीट थी 260, ब्रिटिश प्रांत से 156 और देसी रियासतों से 104। ये जितना भी प्रावधान है ये किस अधिनियम के हैं, 1935 के अधिनियम के बारे में ये सारे के सारे प्रावधान हैं। देखो क्या क्या है मैं आपको बताऊं। देसी रियासत ब्रिटिश प्रांत को मिलाकर अखिल भारतीय संघ बनाया जाए, भारत में संघात्मक व्यवस्था शुरू की जाए, बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया, सिंध को, उड़ीसा को, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत 3 अलग राज्य बनाए गए, प्रांतों में लागू द्वैध शासन समाप्त कर दिया गया, प्रांतों को स्वायत्तता यानी शासन प्रबंधन का अधिकार दिया गया, केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया, आरबीआई की स्थापना की गई। आपके आरबीआई का पहला गवर्नर सर ओसबर्न स्मिथ बनता है। संघीय न्यायालय की स्थापना की गई दिल्ली में, उसका पहला न्यायाधीश सर मॉरिस गायवेर बनता है। 11 प्रांतों में से 6 प्रांतों में द्विसदनात्मक व्यवस्था शुरू की गई, बंबई, मद्रास, बंगाल, यूपी, बिहार, असम। केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था शुरू की गई। विषयों के आधार पर शक्तियों का विभाजन किया गया, संघ सूची, प्रांतीय सूची, संवर्ती सूची। संघ सूची में 59, प्रांतीय में आपके 54, संवर्ती में आपके 36। अवशिष्ट शक्तियों पर कानून बनाने का अधिकार गवर्नर जनरल को दिया गया, वायसराय को विट्टो और अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया। ये 1935 का अधिनियम है जो अब तक का सबसे बड़ा अधिनियम है। और जब हमने अपना संविधान बनाया तो लगभग सारी चीजें किस अधिनियम से उठाई है, 1935 के अधिनियम से उठाई है। अब ये अधिनियम आ गया, हम गुलाम हैं। इस अधिनियम के बारे में अलग अलग नेताओं ने अलग अलग कथन कहे गए। देखो कौन कौन से कथन हैं। प्रमुख कथन, अगर मैं कथन की बात करूं तो आपने एक व्यक्ति का नाम सुना होगा, जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने इसके बारे में कहा, दास्ता का नया चार्टर। दास्ता का नया चार्टर होता है अधिनियम, दास्ता होती है गुलामी की, गुलामी का नया अधिनियम लिख दिया गया। दोबारा जवाहरलाल नेहरू ने कहा, यह ऐसी गाड़ी है जिसमें ब्रेक तो हैं परंतु इंजन नहीं है, परंतु इंजन नहीं है। बिना इंजन का ब्रेक का क्या करेंगे, ये वाली बात कही। ये कथन है। जैसे मैं बात करूं मदन मोहन मालवीय, इसने कहा यह बाहर से देखने में जनतांत्रिक लगता है, परंतु अंदर से खोखला है। परंतु अंदर से, ये भाई किसने कहा, मदन मोहन मालवीय ने कहा। और अगर मैं बात करूं तो सी राजगोपालाचारी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, इसने कहा यह द्वैध शासन से भी बुरा है। यह द्वैध शासन
से भी बुरा है। फिर मुस्लिम लीग के बड़े नेता हैं जिसका नाम है मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना, इसने कहा 1935 की योजना सड़ी योजना है, सड़ी गली योजना है, मतलब बेकार योजना कहा इसके बारे में। ये इस अधिनियम के प्रमुख कथन है। नेहरू ने कहा गुलामी का नया अधिनियम लिख दिया गया, ऐसी गाड़ी दे दी गई हमें जिसमें ब्रेक तो है परंतु इंजन नहीं है। मदन मोहन मालवीय दिखावे में तो बहुत अच्छा है लेकिन इसमें अंदर कुछ भी नहीं है, टुकड़े होंगे भारत के। सी राजगोपालाचारी ने कहा यार ये तो द्वैत शासन से भी बुरा है। मोहम्मद अली जिन्ना, मुसलमानों की अलग से बात नहीं थी, उसने कहा यार ये योजना सड़ी गली एक बेकार योजना है। तो 1935 के अधिनियम की ये प्रमुख बातें थी, ये प्रमुख अधिनियम था। आप इतना पढ़ लेना, जो भी प्रश्न आएंगे आप इनसे कर दोगे। अब तक का सबसे बड़ा अधिनियम यही 1935 का अधिनियम है। उसके बाद देखो, इस अधिनियम के बाद भारत में चुनाव होते हैं जिसको आप बोलते हो प्रांतीय चुनाव। क्या बोलते हो? प्रांतीय चुनाव। 2 ही 3 लाइन है, आपको याद करनी है भाई। प्रांतीय चुनाव कब होते हैं? 1937। मैं आपको बताऊं, प्रांतों में चुनाव कराने का जो अधिकार है वो 1935 के अधिनियम में मिला। उस अधिनियम के तहत फरवरी 1937 में भारत में पहली बार चुनाव हुए। प्रांत कितने? 11 प्रांतों में से 8 में तो कांग्रेस जीती और मुस्लिम लीग किसी भी प्रांत में सरकार नहीं बना पाई। ये 4 लाइन देखो कौन कौन सी। प्रांतीय चुनाव 1935 के अधिनियम के तहत प्रांतों को शासन प्रबंधन का अधिकार मिला। मैंने लिखवाया है, शासन प्रबंधन का अधिकार मिला। मतलब प्रांत अपनी क्या बना सकते हैं? सरकार बना सकते हैं, चुनाव करवा सकते हैं, अपनी पूरी की पूरी व्यवस्था कर सकते हैं। ठीक है। फरवरी 1937 में प्रांतों में क्या होते हैं? चुनाव होते हैं। प्रांतों में चुनाव हुए भाई। कितने प्रांत है भाई? 11 प्रांतों में से कितने प्रांतों में? 8 प्रांतों में कांग्रेस को जीत मिली। मुस्लिम लीग को नहीं मिली भाई। मुस्लिम लीग किसी भी प्रांत में सरकार नहीं बना पाई। ये 1935 के बाद प्रांतों को जो अधिकार मिला था चुनाव कराने का, यह अधिकार मिला। इस अधिकार के तहत प्रांतों में पहली बार 1937 में चुनाव कराए गए। 11 प्रांत हुआ करते थे, 8 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बन गई भाई, लेकिन मुस्लिम लीग की किसी भी प्रांत में सरकार नहीं बनी। ये आपके चुनाव है भाई। 1935 का अधिनियम पूरा का पूरा है, आप इनको रिवीजन कर लेना अच्छे से।